हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग एनिमल हस्बेंड्री के एमसीक्यूज करेंगे। एनिमल हस्बेंड्री में स्पेसिफिकली कैटल, बफेलो, गोट और शीप, इन चार पे हम लोग फोकस करेंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा फोकस हमारा कैटल और बफेलो पर रहेगा। प्रैक्टिस वही रहेगी हमारी, एक एमसीक्यू होगा। उस एमसीक्यू से रिलेटेड जो भी कोई हमारे कॉन्सेप्ट्स होंगे वो हम लोग देखेंगे कि कैटल की, बफेलोज की, गोट की, शीप की क्या बीमारियां होती है, क्या उनका इलाज होता है, सिम्टम्स होते हैं, कौन सी ब्रीड्स होती है, कहाँ पर पाई जाती हैं, कौन कौन से टर्म्स हैं जो इससे रिलेटेड हमारे एग्जाम के लिए हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन इंडिया विच लाइफ स्टॉक स्पीशी कॉन्ट्रीब्यूट द हाइएस्ट शेयर टू टोटल मिल्क प्रोडक्शन। ये सारी लाइफ स्टॉक स्पीशीज हमने पढ़ी थी, जो कैटल है, बफेलो है, गोट है, ये हमारी लाइफ स्टॉक स्पीशीज है। ठीक है, इनमें से कौन सा हमारा हाईएस्ट शेयर ऑफ टोटल मिल्क देता है? ऑप्शन क्या क्या है? इंडिजीनियस कैटल, क्रॉस ब्रीड कैटल, बफेलो, गोट और शीप। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बफेलो। जो बफेलो है, दे कॉन्ट्रीब्यूट द हाईएस्ट शेयर टू इंडियाज मिल्क आउटपुट। अगले क्वेश्चन, पहले इसका कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं आगे का। अगर हम लोग कैटल की बात करते हैं तो इंडिया के पास लार्जेस्ट लाइफ स्टॉक स्पीशीज कौन सी है? कैटल की। ठीक। यूज क्या होता है? मिल्क, ड्राफ्ट वर्क, मैन्योर। ड्राफ्ट वर्क से मतलब होता है जो हम लोगों के बैल होते हैं ना, जो जैसे भैंसा बग्गी होती है, बैलगाड़ी होती है, तो वो ड्राफ्ट वर्क होता है, जो इस तरह का हाई पावर मैकेनिकल वर्क होता है। तो कैटल इंडिया की लार्जेस्ट लाइफ स्टॉक स्पीशीज है। मिल्क के लिए यूज करते हैं, ड्राफ्ट वर्क के लिए यूज करते हैं, मैन्योर के लिए यूज करते हैं। मेजर ब्रीड्स हैं जैसे गिर, साहिवाल, रेड सिंधी। हाई यील्डिंग क्रॉस ब्रीड्स हैं जैसे एच एफ जर्सी। दे कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू इंडिया बीइंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर, मेनली थ्रू क्रॉस ब्रीड कीटल। यंग वंस के बच्चे को, मतलब इनका जो बच्चा होगा कैटल का, उसे काफ बोलेंगे। जो मेल होता है उसे बुल या बुलक बोलेंगे। बुलक हमारा कास्ट्रेटेड मेल होता है। बुल मतलब जो सांड बिजार सड़क पर घूमते हैं। बुलक जो हमारा एक तरह से ऑक्स होता है, जिसे हम लोग खेतों में यूज करते हैं, कास्ट्रेटेड मेल। फीमेल को हम लोग काउ बोलते हैं, गाय। ये चीज क्लियर हुई? दोबारा से एक बार समझ लीजिए, मैं इसे रब कर देता हूँ। तो कैटल से हमारा मतलब है हम लोग गाय की बात कर रहे हैं। फीमेल गाय होती है। मेल बुल या फिर बुलक होता है, जिसे कास्ट्रेटेड मेल भी कहते हैं। और बच्चे को हम लोग, जो बछड़ा होता है, उसे हम लोग काफ बोलते हैं। ठीक। ये इंडिया की लार्जेस्ट लाइफ स्टॉक स्पीशीज है। मिल्क, ड्राफ्ट वर्क, मैन्योर के लिए यूज की जाती हैं। मेजर ब्रीड्स है जैसे गिर, साहिवाल, रेड सिंधी। हाई यील्डिंग क्रॉस ब्रीड होती है जैसे एच एफ जर्सी। दे कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू इंडिया बीइंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर, मेनली थ्रू क्रॉसब्रेड कैटल। अगली बात करते हैं बफेलो की। बफेलो की बात करें तो इंडिया होल्ड्स 55% ऑफ द वर्ल्ड्स बफेलो पॉपुलेशन। तो दुनिया भर की आधी से ज्यादा भैंसें हमारे पास है इंडिया में, प्रोड्यूसिंग द हाईएस्ट शेयर ऑफ नेशनल मिल्क आउटपुट ड्यू टू हाई फैट मिल्क। तो एक चीज ये भी मिल गई कि बफेलो का मिल्क हाई फैट होता है। मेजर ब्रीड्स कौन सी हैं? मुर्रा है, महसाना है, जाफराबादी, सुरती। ये हमारी मेजर ब्रीड्स है बफेलो की। दे आर यूज फॉर मिल्क एंड लिमिटेड ड्राफ्ट वर्क इन सम रीजन। मिल्क के लिए तो यूज होती हैं, ड्राफ्ट वर्क इनका लिमिटेड है, क्योंकि भैंसा बग्घी ही होती है, खेतों में लोग ज्यादा भैंसों को यूज नहीं करते हैं। यंग वन को हम लोग काफ बोलेंगे। मेल को बुल या फिर बफेलो बुल बोलेंगे। फीमेल को बफेलो काउ या फिर शी बफेलो बोलेंगे। इन्हीं ब्रीड्स को हम थोड़ा डिटेल में भी पढ़ेंगे आगे, यहाँ पे सिर्फ इनका इंट्रोडक्शन दिया है। गोट की बात करें, बकरियां जो होती हैं, दे आर नोन एज द पुअर मैंस काउ। गोट प्रोवाइड मीट, मिल्क, फाइबर एंड स्किन with hardy breeds like जमुनापुरी, बारबरी, बीतल, ब्लैक बंगाल। ये कुछ गोट की ब्रीड्स हैं। इंडिया इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ गोट पॉपुलेशन एंड शेवॉन, विद गोट्स थ्राइविंग इन एरिड हिली रीजन एंड लो इनपुट सिस्टम्स। तो जहाँ पे इनपुट्स हमारे ओवरऑल कम है हमारे एनिमल्स के लिए, एरिड या हिली रीजन है, वहाँ पे गोट्स थ्राइव करती हैं। बकरे के बच्चे को हम लोग किड बोलेंगे। मेल बकरे को बक या फिर बिली बोलेंगे। फीमेल को डो या फिर नैनी बोलेंगे। क्लियर? अगले सवाल की तरफ चलते हैं। न्यूबॉर्न काफ मस्ट रिसीव कोलोस्ट्रम आइडियली विद इन। ठीक है लोग, तो कोलोस्ट्रम एक फीड होता है। किस लिए होता है? क्योंकि इससे इम्यूनिटी आती है। जो नया पैदा हुआ बछड़ा होता है, चाहे गाय का हो, भैंस का हो, उसे कोलोस्ट्रम दिया जाता है। बट ये पैदा होते ही दिया होता है। ऑप्शन है 2 आवर्स ऑफ बर्थ, 8 आवर्स, 12 आवर्स, 24 आवर्स, 48 आवर्स। तो ये देना होता है पैदा होने के 2 घंटे में। 2 घंटे में हमें देना है। ऑप्शन हो जाएगा ए,
क्योंकि इस टाइम पर मैक्सिमम एंटीबॉडी एब्जॉर्प्शन होता है विद इन द फर्स्ट 2 आवर्स आफ्टर बर्थ। तो कोलोस्ट्रम दिया जाता है पैदा होने के 2 घंटे में। बच्चों की अगर हम लोग बात करते हैं तो जो यंग स्टेज होती है, ठीक है, यहाँ पे हम कैटल, बफेलो, गोट तीनों के लिए बात करेंगे। जो यंग स्टेज होती है इनके पैदा होने पर 0 से 6 महीने की, उस टाइम पर कोलोस्ट्रम दिया जाता है 0 से 1 महीने में। गाय को और भैंस के बच्चे को आइडियली 2 घंटे में देना होता है, और गोट का जो बच्चा होता है 0 से 3 महीने का होता है, उसे कोलोस्ट्रम देना होता है 1 घंटे में। पहली चीज क्लियर। दूसरा, बच्चे को मिल्क फीडिंग कब की जाती है? अप टू 3 मंथ्स। गाय और भैंस के केस में 3 महीने तक के बच्चे को मिल्क फीडिंग की जाती है। बकरी के केस में 2 से 3 महीने तक के बच्चे को। फिर काफ स्टार्टर क्या होता है? 10 से 15 दिन में ही देना होता है। जो काफ स्टार्टर एक खाने की किट होती है वो 10 से 15 दिन के अंदर देनी होती है। तो सबसे पहले कोलोस्ट्रम दिया, 3 महीने तक दूध चलता रहेगा बच्चे का। यहाँ पे हम अभी कैटल और बफेलो के लिए बात कर रहे हैं। काफ स्टार्टर शुरू हो जाएगा 10 से 15 दिन में। ग्रीन फॉडर दिया जाएगा 2 से 3 मंथ के बाद। सिमिलरली ये भैंस के लिए रहेगा। बकरी के लिए बात करें तो स्टार्टर और लीव दी जाएगी 2 से 3, जैसे बच्चा 2-3 हफ्ते का हुआ तभी से उसको स्टार्टर्स और पत्तियां खिलानी शुरू कर दी जाएंगी। जब ग्रोइंग स्टेज की बात करते हैं तो ग्रोइंग स्टेज होती है 6 से 2 साल कैटल के लिए, 6 महीने से 2.5 साल बफेलो के लिए, 3 महीने से 12 महीने गोट के लिए। ठीक है, तो ये जब ग्रोइंग स्टेज में होता है तब कैटल को हम लोग क्या खिलाते हैं? ग्रीन प्लस ड्राई फॉडर, और इसका 1 से 1.5 किलो कंसंट्रेट पर डे। सिमिलरली भैंस को क्या खिलाएंगे ग्रोइंग स्टेज में? ग्रीन प्लस फाइब्रस फॉडर, रफली 1 किलो कंसंट्रेट पर डे। बकरों को पत्ते और लेग्यूम्स खिलाई जाते हैं 100 से 200 ग्राम कंसंट्रेट पर डे की फॉर्म में। ये पूरा डेटा एज इट इज आप लोगों को याद करना होगा, वही मैं आपको समझाने की और रिलेट कराने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने कोशिश की है कि मैक्सिमम डेटा आपको जो भी एग्जाम ओरिएंटेड है वो इस वीडियो में कवर कर लूं, पॉइंट वाइज, टेबल वाइज, सो दैट आपको रिवाइज करना, याद करना आसान हो जाए। अगर प्रेगनेंसी स्टेज में हम लोग बात करें तो जब गाय या भैंस की प्रेगनेंसी होती है तो जो लास्ट के 2 महीने होते हैं उसमें एक्स्ट्रा कंसंट्रेट दिया जाता है स्टीमिंग अप प्लस मिनरल्स। तो गाय को हम लोग स्टीम करके देते हैं, जो भैंस होगी उसे एक्स्ट्रा कंसंट्रेट में हम लोग गुनगुना पानी मिला के मिनरल्स के साथ देंगे। बकरियों को लास्ट के 1.5 से 2 महीने की प्रेगनेंसी में एडिशनल 200 से 300 ग्राम कंसंट्रेट पर डे और लीफी पाउडर खिलाया जाता है। एडल्ट या फिर लैक्टेशन स्टेज की बात करें, 2 साल के बाद आती है लैक्टेशन स्टेज या फिर एडल्ट स्टेज। तो आपकी गाय बड़ी कब हो जाएगी प्रेगनेंसी के लिए? 2 साल के बाद, क्योंकि 2 साल के बाद एडल्ट या लैक्टेशन स्टेज शुरू हो जाएगी। 2 साल के बाद ही गाय से दूध आना शुरू हो जाएगा। बफेलो के केस में ये 2.5 साल है, बकरी के केस में ये 1 साल है। जब एडल्ट या लैक्टेशन स्टेज में होती है तो डाइट में 1 किलो कंसंट्रेट पर 2 से 2.5 लीटर ऑफ मिल्क प्लस ग्रीन फॉडर, ड्राई फॉडर प्लस मिनरल्स। बफेलो के केस में भी 1 किलो कंसंट्रेट पर 2 लीटर मिल्क प्लस फाइब्रस फॉडर एंड वार्म वाटर। बकरी के केस में ग्रीन प्लस स्मॉल कंसंट्रेट फॉर मिल्क प्लस मिनरल ब्लॉक एंड क्लीन वाटर। क्लियर? डायरेक्ट चीजें हैं। कोई डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं मेरे से, आप मेरे को टेलीग्राम में पिंग कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, डुअल पर्पस कैटल ब्रीड इन इंडिया इज यूज्ड फॉर। जो डुअल पर्पस कैटल ब्रीड होती है इंडिया में उसको हम लोग किस लिए यूज करते हैं? ऑप्शन देखते हैं क्या है। मीट एंड हाइड्स, ड्राफ्ट पावर एंड मिल्क, यहीं पे एक आपको मिल जाएगा क्योंकि हमने कैटल के क्या काम बोले थे, मिल्क और ड्राफ्ट पावर हमने बोला था, तो डुअल पर्पस का आंसर यहीं हमें मिल जाएगा। मीट हम लोग कैटल का यूज नहीं करते, वूल एंड मिल्क हम लोग यूज नहीं करते, कैटल से तो वूल नहीं आएगी। मीट एंड वूल, अगेन वूल आएगी नहीं। रिप्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्ट, तो रिप्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्ट में हमें कैटल का क्या काम है? मतलब ट्रांसपोर्ट के लिए तो हम मेल यूज करते हैं ना, और रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल दोनों चाहिए, बट वो उसका प्राइमरी पर्पस तो नहीं है। आंसर इज ऑप्शन बी, डुअल पर्पस ब्रीड सपोर्ट्स बोथ ड्राफ्ट एंड मिल्क प्रोडक्शन, जैसे ओंगोल और थारपारकर। अब जरा ब्रीड्स के बारे में समझते हैं कैटल के लिए। थारपारकर जो है ये एक राजस्थान की ब्रीड है, यूजुअली राजस्थान में होती है थरपरकर या थारपारकर। इनका गुड मिल्क यील्ड होती है, स्ट्रॉन्ग ड्राफ्ट पावर होती है, हाईली हीट टॉलरेंट होते हैं और डिजीज रेजिस्टेंट होते हैं। बीमारियां ना के बराबर लगती हैं, गर्मी को अच्छे से टॉलरेट कर लेते हैं, तो राजस्थान में सर्वाइव भी करते हैं। मिल्क यील्डिंग इनकी अच्छी होती है, ड्राफ्ट पावर भी इनकी अच्छी होती है। राठी होती है एक ब्रीड, राठी राजस्थान की ब्रीड है। दे आर बैलेंस्ड फॉर मिल्क एंड फील्ड वर्क एंड दे आर अडेप्टेबल टू
एरिड रीजन। कंकरेज है, तो यहाँ पर क्या है ना, ये जो वेराइटीज हैं इनके अंदर आपको वही मिल्क देगी जो आपकी ब्रीड है, और वही मतलब फीमेल्स के लिए ही है ये मेनली। ये आपको मिल्क भी देगी, फील्ड वर्क भी करेगी, प्लस इनके मेल तो फील्ड वर्क में यूज होंगे ही होंगे। जो कंकरेज है, कंकरेज गुजरात और राजस्थान में मिलती है, फास्ट होती है, इनके बुलक्स बहुत पावरफुल होते हैं, मॉडरेट टू गुड मिल्क प्रोडक्शन होता है। हराइना, हरियाणा भी कह लो, हरियाणा भी कह लो, हरियाणा की ब्रीड है। मेल्स आर एक्सीलेंट फॉर प्लगिंग, फीमेल्स गिव मॉडरेट मिल्क, हार्डी इन नॉर्थ इंडिया ना, तो नॉर्थ इंडिया के लिए ये यूजफुल है, हमारे नॉर्थ इंडिया में चलते हैं। हरियाणा ब्रीड है ये हरियाणा की। मेल्स प्लगिंग के लिए काफ़ी अच्छे यूज होते हैं, फीमेल्स ठीक ठाक अमाउंट में दूध भी देती हैं। तो ये मेल और फीमेल दोनों आपके यूज हो रहे हैं इसमें। फीमेल्स के थ्रू भी लोग काम कराते हैं बहुत से, मेल्स के थ्रू तो कराते ही कराते हैं। ओंगले जो है या ओंगोल, ये आंध्र प्रदेश की ब्रीड है। लार्ज होती है, मतलब बड़ी होती है। स्ट्रॉन्ग एनिमल्स फॉर आइडल एंड हैवी ड्राफ्ट, काउस प्रोवाइड मॉडरेट मिल्क। तो मिल्क प्रोडक्शन इन ब्रीड्स का बहुत ज़्यादा नहीं है, बट मतलब हम अगर ओंगले की बात करें, हरियाणा की बात करें, तो इनका मॉडरेट मिल्क है। थारपारकर की जब बात करते हैं तो यहाँ पे मिल्क यील्ड हमारी अच्छी है। राठी में बैलेंस्ड है फील्ड वर्क के कंपैरेटिवली। कृष्णा वैली की बात करें, ये कर्नाटका की ब्रीड है। स्ट्रॉन्ग बुलक्स होते हैं हैवी वर्क के लिए, और मॉडरेट मिल्क यील्ड होती है इनके काउस में। क्लियर है? आई थिंक इसमें कुछ ऐसा डाउट नहीं होना चाहिए। एक बार दोबारा से जल्दी जल्दी समझ लेते हैं, मैं रब कर देता हूँ ये सारा। हमने इसमें सबसे पहली ब्रीड कौन सी पढ़ी? सबसे पहली ब्रीड पढ़ी हमने थरपारकर, राजस्थान की। मिल्क यील्ड अच्छी है, स्ट्रॉन्ग ड्राफ्ट पावर है, हीट टॉलरेंट है, डिजीज रेजिस्टेंट है। क्लियर? राठी की बात करें, राजस्थान की ब्रीड, बैलेंस है मिल्क और फील्ड वर्क के लिए, अडेप्टेबल टू एरिड रीजन। कंकरेज की बात करें तो गुजरात राजस्थान में दोनों में पाई जाती है, फास्ट है, पावरफुल बुलॉक्स है, मॉडरेट टू गुड मिल्क प्रोडक्शन है। हराइना हरियाणा की ब्रीड है। मेल्स एक्सीलेंट है, फीमेल्स मॉडरेट मिल्क देती हैं, नॉर्थ इंडिया में हार्डी है काफी। ओंगोले आंध्रा की ब्रीड है, बड़े होते हैं, स्ट्रॉन्ग एनिमल्स है हैवी ड्राफ्ट के लिए। यहाँ स्ट्रॉन्ग से ज्यादा है, मतलब हैवी और ज्यादा भारी हो गया, तो हैवी में हम लोग ओंगले यूज कर रहे हैं, कृष्णा वैली भी यूज कर रहे हैं। ओंगले आंध्रा की, कृष्णा वैली कर्नाटका की। मिल्क यील्ड इनका मॉडरेट है। ये हमारी गाय की ब्रीड्स हैं, गाय की जो डुअल ब्रीड है हमारी, डुअल पर्पस कैटल ब्रीड। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, आइडेंटिफाई द मिल्च ब्रीड ऑफ कैटल फ्रॉम द फॉलोइंग। मिल्च ब्रीड से हमारा मतलब है तो ज्यादा हमें मिल्क प्रोवाइड करती हैं। हरियाणा, रेड सिंधी, अमृत महल, ओंगोले और खिलारी। अभी हमें हरियाणा का पीछे पड़ा था कि मॉडरेट है, ओंगले का भी हमने पढ़ा था कि मॉडरेट है, ये तो दोनों हमने पढ़े ही थे। तीन और ब्रीड हमारे पास निकल कर आ गई, रेड सिंधी, अमृत महल और खिलारी। तो अगर सबसे ज्यादा हम बात करें तो सबसे अच्छी मिल्किंग ब्रीड होती है रेड सिंधी। रेड सिंधी इज अ हाईली यील्डिंग, सॉरी, रेड सिंधी इज अ हाई यील्डिंग डेयरी ब्रीड। ठीक, अब थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं ब्रीड्स को। स्पीशीज की बात करें तो ये हमारे पास मिल्चिंग स्पीशीज है। कैटल की बात करेंगे, बफेलो की बात करेंगे, गोट की बात करेंगे। ठीक, कैटल की बात करें तो पहली ब्रीड आती है गिर, दूसरी है साहिवाल, तीसरी है रेड सिंधी। रेड सिंधी जिसका भी हमने नाम पढ़ा था। गिर हमारी गुजरात की है, साहिवाल पंजाब की है, रेड सिंधी हमारी जो सिंध एरिया था अब वो पाकिस्तान में है, उसके अलावा हमारे राजस्थान और पंजाब में था। गिर का जो एवरेज मिल्क प्रोडक्शन है 8 से 12 लीटर है। साहिवाल का 8 से 15 लीटर है, ये हमारा बेस्ट इंडिजीनियस मिल्कर काव है। और रेड सिंधी का 6 से 8 लीटर। बफेलो की अगर बात करें, तीन मेन ब्रीड्स हैं बफेलो की, मुर्रा, महसाना, जाफराबादी। मुर्रा हरियाणा की है, महसाना गुजरात की है, जाफराबादी भी गुजरात के सौराष्ट्र रीजन की है। मुर्रा 10 से 16 लीटर मिल्क देती है डेली, महसाना 8 से 12 लीटर, जाफराबादी 8 से 14 लीटर। फिर ये तीन ब्रीड है हमारी बकरियों की, गोट की, जमुनापरी, बेताल या बीटल और बर्बरी। जमुनापरी हमारे यूपी की है, बीटल हमारे पंजाब की है, बर्बरी यूपी में जो आगरा मथुरा की रेंज है यहाँ की तरफ। मिल्क प्रोडक्शन कितना है? जमुनापरी 1.5 से 2.5 लीटर, बीतल 1.5 से 2 लीटर और बर्बरी 0.8 से 1.5 लीटर पर डे। ये इनका एवरेज मिल्क यील्ड है। क्लियर हुआ? इसमें कुछ ऐसा डाउट होने की चीज नहीं है, डायरेक्ट डायरेक्ट फैक्ट्स हैं, सारे फैक्ट आपको आपके एग्जाम के लिए याद रखने पड़ेंगे, मजबूरी है, याद आपको करना पड़ेगा। एग्जाम निकालना है, नाबार्ड में ग्रेड ए ऑफिसर बनना है, 1.5 लाख रुपए सैलरी पर मंथ वाला, तो यू हैव टू स्टडी हार्ड। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
इन एनिमल हस्बेंड्री द टर्म बक रेफर्स टू द एडल्ट मेल ऑफ। एनिमल हस्बेंड्री में बक हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, कौन से एडल्ट मेल के लिए? अभी हमने पीछे पढ़ा था, पहली या दूसरी स्लाइड में ही पढ़ा था कि जो मेल बकरी होती है, एडल्ट मेल बकरी या बकरा, उसको हम लोग बक बोलते हैं। ऑप्शन क्या है? शीप, कैटल, गोट, हॉर्स, कैमल। करेक्ट आंसर इज सी, बक इज द मेल गोट। अब जरा बकरियों के बारे में कुछ समझने की कोशिश करेंगे। बकरियों को देखते हैं, बकरियों की डिजीजेस क्या होती हैं। सबसे पहली डिजीज, हम ये 6 डिजीज पढ़ेंगे बकरियों की। पीपीआर, जो कि होती है हमारी गोट प्लेग भी बोलते हैं, और पेस्टिडस पैटिस रूमिनेंट्स भी बोलते हैं, पेस्टिडस पैटिस रूमिनेंट्स। दूसरी है एंट्रोटॉक्सेमिया, इसे हम लोग ओवर ईटिंग डिजीज बोलते हैं। फुट रॉट, कोसिडियोसिस, मस्टिटिस और निमोनिया। 6 बीमारियां हैं बकरियों की अलग अलग, पीपीआर, एंट्रोटॉक्सेमिया, फुट रॉट, कॉकिडियोसिस, मस्टिसिस मस्टिटिस और निमोनिया। पीपीआर की बात करें तो इसके सिम्टम्स है फीवर, नेजल डिस्चार्ज, माउथ लेजियन, डायरिया, वेरी हाई मोर्टेलिटी। एंट्रोटॉक्सिमिया की बात करें तो सडन डेथ, ब्लोट, डायरिया। फुट रॉट में लेमनेस, फोल स्मेल, हूफ डैमेज। फुट रॉट से ही हूफ डैमेज हमें समझ आ जाना चाहिए। कोसिडियोसिस में डायरिया होगा बच्चों में, पुअर ग्रोथ होगी, वेट लॉस होगा। तो ये किसकी बीमारी हो गई? बच्चों की हो गई। मैस्टिटिस में स्वॉलन यूडर, पेन, फ्लेक्स क्लॉट्स इन मिल्क। क्लियर? निमोनिया में फीवर, कफिंग, नेजल डिस्चार्ज, ब्रीदिंग डिफिकल्टी। ये हमारे सिम्टम्स हैं इन बीमारियों के। क्योर और प्रिवेंशन क्या है? पीपीआर के केस में एनुअल वैक्सीनेशन है, सिर्फ यही एक इफेक्टिव कंट्रोल है। उसके अलावा क्योंकि डायरिया तो है ही है इसके अंदर, आप इलेक्ट्रोलाइट्स देंगे, एंटीबायोटिक देंगे कि इसकी वजह से दूसरे इंफेक्शंस ना आ जाए। बट प्राइमरी कंडीशन पीपीआर का ओनली इफेक्टिव कंट्रोल इज एनुअल वैक्सीनेशन। फिर एंट्रोटॉक्सेमिया या फिर ओवर ईटिंग डिजीज में क्या करना होता है? इसमें क्लोस्ट्रेडियम सीएनडी वैक्सीन के नाम से वैक्सीन आती है, ये लगवानी पड़ती है। और अचानक से हाई ग्रेन डाइट्स नहीं दी जाती है, ठीक है? हाई ग्रेन डाइट्स अचानक से नहीं दी जाएगी, और क्लोस्ट्रोडियम सीएनडी वैक्सीन लगवानी होती है। फुट रॉट की बात करें तो सबसे पहले तो उनके पैर धोने होते हैं, फुट बाथ। उसमें 5% जिंक सल्फेट और 10% कॉपर सल्फेट, दोनों में से कोई भी एक हम लोग यूज कर सकते हैं। इनके हूफ्स को ट्रिम करना होता है और फ्लोरिंग को ड्राई करना होता है। फ्लोरिंग को ड्राई रखना जरूरी है, इन्हें हर समय भीगे में आप नहीं छोड़ सकते हैं। कोसिडियोसिस की बात करें तो इसमें सल्फर ड्रग्स दिया जाता है या फिर एम्प्रोलियम दिया जाता है। हाइजीन रखो और ओवर क्राउडिंग यहाँ पे अवॉइड करो। मस्टिटिस की बात करें तो एंटीबायोटिक थेरेपी चलती है, हॉट फर्मेंटेशन चलता है। एंश्योर अडर हाइजीन एंड प्रॉपर मिल्किंग प्रैक्टिसेस। क्लियर? निमोनिया की बात करें तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स दी जाती है, वही जैसे ह्यूमंस को होती है। प्रोवाइड वार्म हाउसिंग, अवॉइड कोल्ड स्ट्रेस एंड ओवर क्राउडिंग। वही आपको भीड़ में नहीं रखना है, ज्यादा ठंडे में नहीं रखना है, थोड़ा उनको मतलब गर्माहट दो, उन्हें ब्लैंकेट वगैरह उड़ा दो, इस तरह के बोरे वगैरह लोग रख देते हैं। और एंटीबायोटिक्स दी जाती है निमोनिया फीवर के लिए। क्लियर? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, काविंग इंटर काविंग इंटरवल रेफर्स टू द टाइम गैप बिटवीन, है ना? काविंग इंटरवल क्या होता है हमारा? 2 लैक्टेशन पीरियड्स, 2 मेटिंग साइकिल्स, 2 सक्सेसिव काविंग्स, काविंग एंड वीनिंग, एंड ड्राइंग एंड काविंग। तो काविंग इंटरवल क्या होता है? काविंग इंटरवल होता है हमारा 2 सक्सेसिव काविंग्स के बीच में। मतलब पहले गाय ने बछड़ा दिया, उसके बाद दोबारा बछड़ा दे रही, तो उन दोनों के बीच का जो टाइम होता है, जैसे ह्यूमंस के अंदर भी होता है ना कि 2 प्रेगनेंसी के बीच में मिनिमम 3 साल का आप लोग गैप रखेंगे, तो सेम वे जो गैप है 2 प्रेगनेंसीज के बीच का, मेटिंग साइकिल की बात नहीं कर रहे हैं, 2 बच्चों के बीच का या 2 बछड़ों के बीच का, वो हमारा काविंग इंटरवल होता है। अगर लोअर इंटरवल होगा, लोअर इंटरवल इंप्रूव्स रिप्रोडक्टिव एफिशिएंसी। देखते हैं, तो काविंग इंटरवल क्या हुआ? टाइम फ्रॉम वन काविंग टू नेक्स्ट, लगभग 12 से 14 महीने की आइडियल ड्यूरेशन है। जेस्टेशन पीरियड जो प्रेगनेंसी की लेंथ है, ये हम कैटल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक? और ये हमारा कैटल के लिए बात करें तो 280 दिनों का, करीब 9.5 महीने का। और बफेलो की बात करें तो 310 दिन का, लगभग लगभग 10 महीने का जेस्टेशन पीरियड। तो जेस्टेशन पीरियड हमारा कैटल के लिए 280 दिनों का, जो हमारी प्रेगनेंसी लेंथ है, जैसे ह्यूमंस में 9 मंथ्स की होती है, और बफेलो के लिए 310 दिन। ड्राई पीरियड की
ड्राई पीरियड होता है कि नेक्स्ट काविंग के बीच में इतने टाइम के लिए कोई मिल्किंग नहीं होगी, वो है रफली 45 से 60 डेज। अब ये जितने भी हैं हमारे इन 280 और 310 के अलावा, जहाँ पे मेंशन नहीं है वो चीज आपके काउ और बफेलो दोनों के लिए है, मतलब कैटल और बफेलो के लिए। लैक्टेशन पीरियड की बात करें, ड्यूरेशन ऑफ मिल्क प्रोडक्शन आफ्टर काविंग, मतलब कितने टाइम तक काविंग के बाद भी आपका मिल्क प्रोडक्शन रहता है, 305 डेज का। सर्विस पीरियड की बात करें, इंटरवल बिटवीन काविंग एंड सक्सेसफुल कंसेप्शन 60 से 90 डेज। सर्विस पीरियड सिर्फ इतना नहीं होता कि आपने उनका रिप्रोडक्शन करा और आपकी जो फीमेल काव है, फीमेल बफेलो है, वो आपकी प्रेग्नेंट हो गई, दोनों के बीच में थोड़ा सा टाइम लगता है, दो इंटरवल बिटवीन काविंग एंड सक्सेसफुल कंसेप्शन। हीट साइकिल की बात करें, इसे हम एस्ट्रोस भी बोलते हैं, इंटरवल बिटवीन टू हीट्स। हीट्स वो ड्यूरेशन होती है जहां पे एनिमल्स की प्रेगनेंसी का टाइम सबसे अच्छा होता है। 21 डेज का हीट पीरियड होता है इनका, यूजुअली 18 से 24 दिन तक चलता है। हीट ड्यूरेशन की बात करें, हाउ लॉन्ग हीट सॉरी, ये इसकी साइकिल है 21 डेज की, और उसमें 12 से 18 घंटे की इनकी हीटिंग चलती है। प्यूबर्टी के टाइम पे जब एज होती है, तो कैटल की बात करें तो 15 से 18 महीने हैं, बफेलो की बात करें तो 18 से 24 महीने। व्हेन एनिमल फर्स्ट कम्स इनटू हीट, वो प्यूबर्टी एज इन एनिमल्स की कैटल के लिए 15 से 18 महीने, बफेलो के लिए 18 से 24 महीने। एज ऑफ फर्स्ट काविंग, फर्स्ट टाइम गिविंग बर्थ, कैटल करीब 2.5 साल का और बफेलो करीब करीब 3 साल की। डायरेक्ट डायरेक्ट चीजें हैं, 2 बार सुन लीजिए, 2 बार रीड कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, चीजें आपको याद रहेंगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 7 हमारा क्या बोलता है, विच फॉडर क्रॉप इज नोन एज क्वीन ऑफ फॉडर्स। तो फॉडर्स तो हम इन लोगों को खिलाते हैं अपने जानवरों को, क्वीन ऑफ फॉडर किसे कहा जाता है। ऑप्शन क्या है हमारे पास, मेज, काउपी, बरसीम, ल्यूकर्ने, नेपियर ग्रास, ये हमारे ऑप्शंस हैं। तो आंसर विल बी ल्यूक्रीन या ल्यूसरने, जो भी आप लोग प्रोनाउंस करेंगे, मैं शायद इसे ल्यूसरने ही बोलूंगा। ल्यूसरने या फिर इसे अल्फा अल्फा भी बोलते हैं, बिकॉज इट हैज हाई प्रोटीन एंड डाइजेस्टिबिलिटी। ये हमारी क्वीन ऑफ फॉडर्स के नाम से जानी जाती है। बाकी फूड देखते हैं क्या दिया जाता है इन्हें। ये हमारे कुछ फॉडर्स हैं या कैटेगरी है जो खिलाया जाता है, जैसे सीरियल ग्रीन फॉडर, लेग्यूम ग्रीन फॉडर, पेरिनियल फॉडर ग्रासेस, ड्राई फॉडर, सिलेज क्रॉप्स, और रिकमेंडेड फीड रेशियो, है ना। रिकमेंडेड फीड रेशियो में कि कौन सी चीज कितनी मिलाई जाती है। तो सीरियल ग्रीन फॉडर में बात करें तो मेज, सोरगम, बाजरा, ओट्स। ठीक है, तो गाय भैंस ओट्स खाती हैं, तुम लोगों को दिक्कत होती है ओट्स खाने में, गाय भैंस खाती हैं। मेज, सोरगम, सोरगम ज्वार होता है हमारा, बाजरा, ओट्स, ये हमारा सीरियल ग्रीन फॉडर है। की फीचर्स क्या है कि एनर्जी रिच होता है, फास्ट ग्रोइंग फॉडर होता है। मेज बेस्ट सिलेज क्रॉप भी कहलाता है। मेज इज ऑल्सो नोन एज द बेस्ट सिलेज क्रॉप। एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा अगर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट सिलेज क्रॉप, योर आंसर शैल बी मेज। इंडिया के फॉडर रिक्वायरमेंट की बात करें तो इट हेल्प्स मीट बल्क फॉडर नीड्स, क्रूशियल ड्यू 25 से 35% ग्रीन फॉडर डेफिशिट। तो ये ग्रीन फॉडर के डेफिशिट को 25 से 35% तक पूरा करता है, क्या, सीरियल ग्रीन फॉडर। आगे चलते हैं, लेग्यूम ग्रीन फॉडर की बात करें तो इसमें बरसीम होता है। बरसीम हम लोगों का किंग ऑफ फॉडर कहलाता है। पीछे एग्जाम में था क्वीन ऑफ फॉडर जो कि अल्फा अल्फा था। अल्फा अल्फा इज द क्वीन ऑफ फॉडर एंड बरसीम इज द किंग ऑफ फॉडर। बहुत हाई प्रोटीन होता है इसमें, करीब 18 से 22%। सॉइल फर्टिलिटी भी इंप्रूव करता है। क्रिटिकल फॉर करेक्टिंग प्रोटीन डेफिशिएंसी, जब प्रोटीन बहुत हाई होता है और अगर आपके कैटल के अंदर या आपके बफेलो के अंदर प्रोटीन डेफिशिएंसी है, या आपके किसी और लाइफ स्टॉक में प्रोटीन डेफिशिएंसी है, तो आप उन्हें बरसीम या फिर अल्फा अल्फा खिलाएंगे। पेरिनियल फॉडर जो हमारी ग्रासेस होती हैं। हाइब्रिड नेपियर होता है इसमें, एग्जाम्पल इसका सबसे अच्छा हाइब्रिड नेपियर, इसके ये वेरिएंट है CO345। हाईएस्ट ग्रीन फॉडर यील्ड होती है इसकी, ईयर राउंड सप्लाई होती है, एक्सट्रीमली हाई ड्यू टू बायोमास प्रोडक्शन, reduces seasonal fodder gaps, supports continuous dairy feeding। ठीक है। ड्राई फॉडर की बात करें, व्हीट स्ट्रॉ होता है जिसे हम भूसा बोलते हैं, पैडी स्ट्रॉ होता है, ग्राउंडनट हॉर्म्स होते हैं। हाई फाइबर होता है और इनकी लॉन्ग स्टोरेज लाइफ होती है। भूसा काफी टाइम तक खराब नहीं होता, भीग जाएगा आप सुखा लोगे। इट मेक्स अप टू 30% ऑफ राशन। शॉर्टेजेस कब होती है, ड्रॉट सीजन में। सूखा जब पड़ता है तब इनकी शॉर्टेज और ज्यादा पड़ने लगती है, क्यों, क्योंकि पैदा ही नहीं होगा, तो होगा कहां से। सिलेज क्रॉप्स में हमारे एग्जांपल्स है मेज, सोरगम, नेपियर, और हमने सबसे ज्यादा क्या पढ़ा था,
जो बेस्ट सिलेज क्रॉप है वो है मेज। हाई एनर्जी प्रिजर्व फॉडर होता है और एनारोबिक स्टोरेज होती है। यूज टू ब्रिज सीजनल शॉर्टेज ऑफ ग्रीन फॉडर, जब ग्रीन फॉडर का सीजनल शॉर्टेज होता है सूखे के टाइम पर, उस समय सिलेज क्रॉप से उसको फुलफिल कर दिया जाता है। ठीक है। रिकमेंडेड रेशियो की अगर हम लोग बात करें तो ग्रीन, ड्राई और कंसंट्रेट का हमारा रिकमेंडेड रेशियो होता है 60:30:10। स्टैंडर्ड फीडिंग गाइडलाइन है फॉर ऑप्टिमल मिल्क प्रोडक्शन। कितना है रिकमेंडेड फीड रेशियो ऑप्टिमल मिल्क प्रोडक्शन का ग्रीन, ड्राई, कंसंट्रेट? 60:30:10। ये रेशियो आपको याद रखना है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आया भी हुआ है, फिर से आ सकता है। अगला सवाल देखते हैं। कंसंट्रेट फीड इज कैरेक्टराइज्ड बाय, अभी हमने पीछे कंसंट्रेट का पढ़ा था ना कि रेशियो में कितना 10 होना चाहिए। हाई फाइबर लो एनर्जी, लो फाइबर हाई एनर्जी, हाई मॉइस्चर, ओनली रफेजेस, या फिर ओनली ग्रीन फॉडर। तो बात है कि कंसंट्रेट फीड हम किसको बोलते हैं, तो कंसंट्रेट फीड होता है लो फाइबर हाई एनर्जी। करेक्ट आंसर इज बी। कंसंट्रेट जैसे ग्रेन्स, ऑयल केक्स, दे प्रोवाइड एनर्जी एंड प्रोटीन। लो फाइबर होते हैं, हाई एनर्जी होते हैं। कॉन्सेप्ट में देखते हैं अब हमारे पास आगे क्या है। अगर हम कॉन्सेंट्रेट फीड की बात करें, है ना, फीड के टाइप हमने दिए हुए हैं। कॉन्सेंट्रेट फीड, रफेजेस, हे, टोटल मिक्सचर राशन, मिनरल मिक्सचर, सप्लीमेंट्स, यूएमएमबी होता है, यूरिया, मोलेसिस, मिनरल ब्लॉक्स, फिर फॉडर ट्रीज या फिर टॉप फीड जो एक्स्ट्रा खिला दो। जो कंसंट्रेट फीड होते हैं ये हमारे लो फाइबर हाई एनर्जी हाई प्रोटीन फीड होता है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लो फाइबर हाई एनर्जी और हाई प्रोटीन फीड टू इंक्रीज द मिल्क यील्ड या टू इंक्रीज द ग्रोथ, बॉडी एंड वेट। तो ये आप क्या बोलोगे, तो इसमें आपको एग्जांपल दे दिए जाएंगे, जो एग्जांपल्स में से ऑप्शन आ जाएंगे। तो अगर इसमें से कोई भी हमारा मेज, ब्रान, ऑयल केक, सोयाबीन मील में से कुछ ऑप्शन होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन के हैं, इसी से टेबल से कम 10 से 15 सवाल बहुत आसानी से बन सकते हैं। रफेजिस, हाँ, तो हमारा कंसंट्रेट फीड पर था जो कि लो फाइबर हाई एनर्जी हाई प्रोटीन फीड होता है। एग्जाम्पल से मेज, ब्रान, ऑयल केक्स और सोयाबीन मील। क्यों दिया जाता है? मिल्क यील्ड बढ़ाने के लिए, ग्रोथ, बॉडी वेट के लिए, बट लिमिटेड अमाउंट में दिया जाता है। लिमिटेड अमाउंट का एग्जाम्पल हमने पीछे पढ़ा था ना, 60:30:10। तो 10 जो था मतलब आपके पूरे फीड का 10% ही कॉन्सेंट्रेट फीड था। रफेजिस की बात करें तो हाई फाइबर और बल्की फीड होता है। एग्जाम्पल स्ट्रॉ, स्टोवर, हे, मेंटेन्स ह्यूमन हेल्थ, मेन बल्क फीड फॉर रूमिनेंट्स। क्लियर। हे की बात करें तो हे होता है हमारा सन ड्राइड ग्रीन फॉडर, जैसे ल्यूकर्ने है और ओट है। गुड स्टोरेज लाइफ, न्यूट्रिएंट रिच ड्राई फॉडर फॉर लीन पीरियड्स। टीएमआर टोटल मिक्स राशन, यूनिफॉर्म मिक्सचर होता है रफेजिस का प्लस कंसंट्रेट्स का। रफेजिस और कंसंट्रेट 1 और 2 को अगर हम एक साथ मिला देते हैं तो हमारा टीएमआर बनता है, बट एक पर्टिकुलर रेशियो में। एग्जाम्पल जैसे टीएमआर पैलेट्स आते हैं। इट एंश्योर्स बैलेंस न्यूट्रिशन इन एवरी बाइट। क्लियर। मिनरल मिक्सचर आता है, एसेंशियल मिनरल सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं जैसे कैल्शियम और पोटेशियम का, सॉरी, कैल्शियम और फास्फोरस का मिक्सचर। ट्रेस मिनरल्स आते हैं अलग अलग, ये अलग अलग डेफिशिएंसी डिजीज से बचाने के लिए। इंप्रूव रिप्रोडक्शन एंड मिल्क यील्ड, जैसे ह्यूमंस को अलग अलग विटामिन चाहिए, मिनरल्स चाहिए ना, हमें सोडियम भी चाहिए, आयोडीन भी चाहिए। डायरेक्ट डाइट का पार्ट तो होता नहीं है, बट थोड़ा सा हमें मैक्रो और माइक्रो अमाउंट में चाहिए होता है। सेम वे इन एनिमल्स को भी चाहिए। सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं एडिशनल न्यूट्रिएंट बियॉन्ड फीड, जैसे विटामिन होते हैं, प्रोबायोटिक्स होते हैं। आप लोग याकूट पी रहे हो, हॉर्लिक्स पी रहे हो, एनिमल्स को भी चाहिए। क्यों? टू इंप्रूव इम्यूनिटी, डाइजेशन एंड फर्टिलिटी। यूएमएमबी की बात करें तो ये नाइट्रोजन एनर्जी ब्लॉक्स होते हैं ह्यूमन माइक्रोब्स के लिए। यूरिया, मोलेसिस और मिनरल्स होता है। डाइजेशन इंप्रूव करता है लो क्वालिटी रफेजेस के लिए। फॉडर ट्रीज या टॉप फीड की बात करें तो जो पेड़ों की अलग अलग पेड़ों की पत्तियां होती हैं वो ये खाते हैं, जैसे सबाबुल को खाते हैं, बबूल को खाते हैं। हाई प्रोटीन फॉरेज होता है, आइडियल फॉर गोट एंड शीप। ह्यूमंस के अंदर क्या होता है कि हम लोग कुछ पर्टिकुलर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स जैसे पत्ते होते हैं उन्हें ढंग से डाइजेस्ट नहीं कर पाते, गाय भैंस उन्हें कर लेते हैं। आप बताएंगे वो कौन सी फॉर्म होती है जिसको ह्यूमन डाइजेस्ट नहीं कर पाते बट गाय भैंस कर लेते हैं? कमेंट बॉक्स में आप मेरे को बताइए। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बफेलो ब्रीड्स लाइक मुर्रा एंड मैसाना आर प्राइमरली यूटिलाइज्ड फॉर। मुर्रा और मैसाना प्राइमरी हम लोग किस लिए यूज करते हैं? मैंने इसको बताया भी था जब ब्रीड्स के नाम पढ़े थे। वूल, ड्राफ्ट वर्क, हाई फैट मिल्क प्रोडक्शन, मीट या मैन्योर ओनली।
मैन्योर के लिए यूज करते हैं, बट मैन्योर ओनली हो गया तो ये गलत हो गया। मीट में हम लोग इन्हें यूज नहीं करते हैं, वूल में इन्हें यूज नहीं करते। अब क्योंकि ये बफेलो ब्रीड्स हैं, है ना, तो ही वो तो बफेलो बुलॉक तो बोला नहीं है, मतलब ड्राफ्ट वर्क भी नहीं कराएंगे। क्या बचा? हाई फैट मिल्क प्रोडक्शन, बेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग ब्रीड्स हैं ये। अब इन बफेलो की ब्रीड्स के बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे अलग अलग। ठीक है, आंसर तो इसका सी हो ही गया हमारा। बफेलो ब्रीड की बात करें तो मर्रा, मर्रा जो ब्रीड होती है हरियाणा की और दिल्ली के एरिया की है। हरियाणा में रोहतक हिसार का रीजन है। बेस्ट मिल्क ब्रीड है, हाई फैट मिल्क होता है। महसाना की बात करें तो गुजरात की महसाना डिस्ट्रिक्ट इसका ओरिजिन है। सुरती और मुर्रा टाइप का ब्रीड है ये, है ना, एक तरह से दोनों का क्रॉस है। और गुड डेयरी बफेलो। जाफराबादी गुजरात के सौराष्ट्र रीजन की है। हैवी होती है, मैसिव होती है, अच्छा मिल्क प्रोड्यूसिंग है और ड्राफ्ट भी अच्छा करती है। सुरती की बात करें तो गुजरात के आनंद और कायरा एरिया की है। हाई फैट होता है इसके मिल्क में, मॉडरेट मिल्क यील्ड होती है। भदावरी की बात करें यूपी और एमपी के बॉर्डर के साइड की है। हाईएस्ट फैट कंसंट्रेट होता है 9 से 13%। तो हाईएस्ट फैट कंसंट्रेट कौन सी भैंस के मिल्क में होता है? भदावरी में। बेस्ट मिल्चिंग ब्रीड कौन सी है भैंसों की? मर्रा। नागपुरी की बात करें तो नागपुरी हमारी महाराष्ट्र के विदर्भा रीजन की है। हीट टॉलरेंट है और गुड फॉर ड्रॉट एरियाज। पंधारपुरी अगली ब्रीड है, महाराष्ट्र के सोलापुर और पंधारपुर की। बड़ी होती है और सॉल्ट शेप्ड हॉर्न होते हैं। ठीक है, तो अगर एग्जाम में आता है कि सॉल्ट शेप हॉर्न किसके होते हैं, आंसर इज पंधारपुरी। मुर्रा की भी ऐसी एक होता है कि इसके बहुत अच्छे से कर्ल होते हैं इसके हॉर्न्स में, और बिल्कुल जेड ब्लैक कलर की होती है मुर्रा। ये हम लोग पढ़ेंगे आगे किसी क्वेश्चन में। टोडा होती है हमारी तमिलनाडु की नीलगिरी हिल्स की बफेलो। सेमी वाइल्ड होती है एंड यूज बाय टोडा ट्राइब। मंडा ओडिशा की है। स्मॉल बॉडी होती है, डॉट टॉलरेंट होती है। असम में स्वयं टाइप एरियाज में स्वयं टाइप असम की ब्रीड होती है जो कि असम और नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज में है। मेनली पैडी फील्ड वर्क के लिए यूज की जाती है। नीली रवि ये इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर के आसपास के एरिया में है, पंजाब में। एंड इट इज अ पॉपुलर डेयरी ब्रीड इन नॉर्थ इंडिया, ऑल्सो इन पाकिस्तान। तो ये बफेलो की ब्रीड्स हैं, उनके स्टेट ऑफ ओरिजिन है और उनके की रिवीजन नोट है कि उनसे रिलेटेड क्या है, उनके कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अगले स्लाइड पे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम लोग। द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ सिलेक्शन इन कैटल ब्रीडिंग प्रोग्राम्स इन इंडिया। ठीक है, कैटल ब्रीडिंग प्रोग्राम में सिलेक्शन का कॉमन मेथड क्या है? पेडिग्री सिलेक्शन। अभी क्या होता है इसमें वो आगे पढ़ते हैं, कौन कौन से सिलेक्शन होते हैं, मास सिलेक्शन में क्या होगा, इन सब में क्या होगा, अगली स्लाइड पर एक बार समझने की कोशिश करते हैं। पहले मैं आपको ये बता दूं सिलेक्शन होता क्या है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब हमारे कैटल्स के अंदर ना हमें उनका रिप्रोडक्शन कराना होता है, बुल्स में या काउस में, चाहे फिर वो हमारे, मतलब नॉट ओनली, हम मेनली तो अगर कैटल के लिए बात है, बट फैलो में भी हम लोग ये काम करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हम लोग सेलेक्ट करेंगे कि कौन से बुल्स को या काउ को हमें यूज करना है आगे उनकी नेक्स्ट जनरेशन के लिए। तो पेडिग्री सिलेक्शन जो है ये हमारा मोस्ट कॉमन मेथड होता है। और सिलेक्शन भी होते हैं, मास सिलेक्शन भी होता है, वो यूजुअली हम लोग प्रेफर नहीं करते। इंडिपेंडेंट कलिंग भी होता है, वो भी बहुत ज़्यादा प्रेफर नहीं किया जाता है। हमारे क्वेश्चन का आंसर जो मोस्ट कॉमन मेथड है वो पेडिग्री सिलेक्शन है। अब इन सारे के बारे में पढ़ लेते हैं एक बार। मास सिलेक्शन क्या होता है? सिलेक्टिंग एनिमल्स बेस्ड ऑन देयर ओन परफॉर्मेंस। ओके, इसमें कोई फैमिली इंफॉर्मेशन उनकी नहीं ली जाती है। कहाँ यूज किया जाता है? सिंपल होता है, यूज फॉर ट्रेड्स लाइक बॉडी वेट, ग्रोथ, मिल्क यील्ड इन लोकल हर्ड्स। पेडिग्री सिलेक्शन में क्या है? सिलेक्शन बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ एंसेस्टर्स। तो इनमें इनका हेरिडिटरी देख लिया जाता है। कैटल और बफेरो में डेयरी इंप्रूवमेंट के लिए बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, इंपॉर्टेंट फॉर इनहेरिटेड ट्रेड्स। प्रोजेनी टेस्टिंग में क्या होता है? सेलेक्टिंग बुल्स बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ देयर डॉटर्स, ये प्रोजेनी टेस्टिंग है। मोस्ट एक्यूरेट मेथड फॉर डेयरी बुल्स यूज्ड इन एआई ब्रीडिंग प्रोग्राम्स। फैमिली सिलेक्शन, सिलेक्शन ऑफ एन एनिमल बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस ऑफ इट्स होल फैमिली ग्रुप, सिबलिंग्स, हाफ सिब्स, उन सब के उस पर। यूज्ड फॉर ट्रेड्स डिफिकल्ट टू मेजर इन इंडिविजुअल्स। इंडिपेंडेंट कलिंग लेवल्स, इसके अंदर क्या होता है? एनिमल्स मस्ट मीट मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर सेवरेट ट्रेड्स। जैसे मिल्क के लिए हम लोग फीमेल के पास जाएंगे, फर्टिलिटी के लिए हम लोग मेल्स के पास जाएंगे, मल्टी ट्रेड सिलेक्शन के लिए या फिर कॉमन इन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म्स। सिलेक्शन इंडेक्स क्या है? अ वेटेड इंडेक्स कंबाइनिंग मल्टीपल ट्रेड्स इनटू सिंगल स्कोर। एडवांस मेथड यूज्ड इन जेनेटिक इवैल्यूएशन एंड मोस्ट साइंटिफिक अप्रोच। आपको क्या क्या चाहिए, आपने इन सब में से करके एक फ्लो चार्ट बना लिया, उसके हिसाब से एक सिलेक्शन इंडेक्स बनाया और आपने उस हिसाब से इनकी सिलेक्शन कर ली इनके आगे की जनरेशन के लिए। क्लियर हुआ?
एक बार दोबारा शॉर्ट में देख लेते हैं, मैं ये सारा रब कर दूं पहले। जो मास सिलेक्शन होता है, मास सिलेक्शन किस लिए होता है हमारा? मास सिलेक्शन होता है बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस। इसमें फैमिली से मैटर नहीं है कि उनके एंसेस्टर्स ने क्या करा। यूज्ड फॉर ट्रेड्स लाइक बॉडी वेट, ग्रोथ, मिल्क यील्ड्स इन लोकल हर्ड्स। पेडिग्री सिलेक्शन सबसे ज्यादा यूज होता है स्पेसिफिकली कैटल और बफेलो में, बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ एंसेस्टर्स। वाइडली यूज्ड इन कैटल एंड बफेलो डेयरी इंप्रूवमेंट इनहेरिटेड ट्रेड्स के लिए। प्रोजेनी टेस्टिंग ये बुल्स के लिए होता है बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ देयर डॉटर्स। डेयरी बुल के लिए मोस्ट एक्यूरेट मेथड है, एआई ब्रीडिंग प्रोग्राम में यूज होता है। फैमिली सिलेक्शन में क्या होगा? एनिमल बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ इट्स होल फैमिली ग्रुप, जिसमें उसके सिबलिंग्स को, हाफ सिप्स को, सबको देखा जाएगा। यूज फॉर ट्रेड्स डिफिकल्ट टू मेजर इन इंडिविजुअल्स। इंडिपेंडेंट कलिंग लेवल्स में क्या है कि एनिमल्स के पास कुछ मिनिमम स्टैंडर्ड्स दे दिए कि जो इनको इन या इन ट्रेड्स के लिए देखेगा ना, उसके हिसाब से सेलेक्ट किया जाएगा। ऑर्गेनाइज फार्म में ज़्यादा अच्छे होते हैं। मिल्क के लिए हम लोग फीमेल्स को देखते हैं, फर्टिलिटी के लिए मेल्स को देखते हैं। एक्स का मतलब यहाँ पे फीमेल है और फर्टिलिटी का मतलब वाई है, या फिर ऐसे समझ लीजिए, हाँ ऐसे ही समझिए आप। सिलेक्शन इंडेक्स की बात करें तो सिलेक्शन इंडेक्स क्या है? वेटेड इंडेक्स है कंबाइनिंग मल्टीपल ट्रेड्स इनटू सिंगल स्कोर। एडवांस मेथड है जेनेटिक एवोल्यूशन के लिए और मोस्ट साइंटिफिक अप्रोच है। क्लियर हुआ होगा? आगे चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। Which of the following is the crossbred cattle? कंकरेज, साहिवाल, जर्सी इंटू साहिवाल, गिर, हरियाणा। तो ये जब एक्स आ ही गया यहाँ पे तो यही हमारा क्रॉस ब्रीड की पहचान होती है। करेक्ट आंसर है सी। जो क्रॉस ब्रीड्स कंबाइन इंडिजीनियस डिजीज रेजिस्टेंस विद एक्सोटिक मिल्क यील्ड। तो क्रॉस ब्रीड का पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं। ठीक है, अगले इस पर चलते हैं। अब हम लोग कुछ क्रॉस ब्रीड देख लेते हैं हमारे कैटल की, जो हम लोग इंडिया में है हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास क्रॉस ब्रीड्स के नेम है। ये इनकी पेरेंट ब्रीड है। फर्स्ट इंडियन ब्रीड होगी, सेकंड एक्सोटिक होगी, और ये कुछ की फीचर्स हैं। सबसे पहली है जर्सी क्रॉस ब्रीड। जर्सी क्रॉस ब्रीड की बात करें तो इसमें इंडिजीनियस काउ होगी हमारी एक, और जर्सी एक्सोटिक ब्रीड होगी। जर्सी क्रॉस ब्रीड से हमें क्या होता है? हाई मिल्क फैट मिलता है, बेटर हीट टॉलरेंस है इनकी देन प्योर जर्सी। ठीक है, एचएफ क्रॉस ब्रीड की बात करें तो इससे हम लोग हॉलस्टाइन फ्रीशियन भी बोलते हैं। ठीक है, हॉलस्टाइन फ्रीशियन का क्रॉस होता है इंडियन काउ के साथ। हॉलस्टाइन फ्राइशियन या फ्रीशियन जैसे भी आप प्रोनाउंस करेंगे वो रहेगा। मिल्क यील्ड इनकी बहुत हाई होती है। दे आर सेंसिटिव टू हीट, वाइडली यूज्ड इन डेयरी फार्म्स। करन फ्राइज की बात करें तो थारपारकर इंडियन है और हॉलस्टाइन फ्राइशियन एक्सोटिक ब्रीड है। एनडीआरआई करनाल में से डेवलप किया गया था। हाई मिल्क यील्ड है इनकी, गुड अडेप्टेबिलिटी है। तो क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि ये किसका क्रॉस है, ये भी आ सकता है कि कहाँ डेवलप किया गया। क्वेश्चन आएगा कि एग्जाम में कि एक हाई मिल्क यील्ड की और गुड अडेप्टेबिलिटी की एक क्रॉस ब्रीड डेवलप की गई थी एनडीआरआई करनाल में, आपको बताना है उसका नाम क्या है, या फिर उसका एक पेरेंट ब्रीड ये है कि उसकी इंडियन ब्रीड ये है, या फिर एक्सोटिक ब्रीड क्या है। इस तरह से भी आ सकता है। नेक्स्ट है करन स्विस। करन स्विस की बात करें तो साहिवाल या फिर रेड सिंधी इसकी इंडियन काउ रहती है, और ब्राउन स्विस इसका एक्सोटिक पेरेंट होता है। गुड यील्ड है, डिजीज रेजिस्टेंस होती है। सुनंदिनी, सुनंदिनी में मिक्स ऑफ ब्राउन स्विस, जर्सी, हॉल्स्ट, ये एचएफ हमारी हॉलस्टाइन फ्राइशियन होती है। एचएफ या फिर लोकल केरला का कोई कैटल है ना, तो इसके अंदर मल्टीपल मिक्सेस हैं। केरला में काफी पॉपुलर है सुनंदिनी। ये स्पेशल फीचर है या फिर की फीचर जो है, ये आपको याद रखना है कि केरला की पॉपुलर क्रॉस ब्रीड का नाम क्या है। दे हैव इंप्रूव्ड मिल्क यील्ड एंड अडेप्टेबिलिटी। वीचर क्रॉस है। वीचर क्रॉस में वीचर और जर्सी या फिर हॉलस्टाइन होती है। स्मॉल साइज होगा, हाई डिजीज रेजिस्टेंस होगा, मॉडरेट मिल्क प्रोडक्शन होगा। ओंगोलोर की क्रॉसेस हैं, इसमें ओंगोल के साथ में या तो हॉलस्टाइन होगा या फिर जर्सी काऊ होगी। हॉट क्लाइमेट्स के लिए अच्छे होते हैं और ये रॉबस्ट क्रॉस ब्रीड्स होती हैं। क्रॉस ब्रीड्स पे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, कई बार देखे गए हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिलेज क्या होता है? सिलेज इज बेस्ट डिफाइंड एज ड्राइड रफेज, फर्मेंटेड ग्रीन फॉडर स्टोर्ड एनारोबिकली, कॉन्सेंट्रेट मिक्सचर, सीड फॉडर, या हाइड्रोफोनिक फॉडर। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा फर्मेंटेड ग्रीन फॉडर स्टोर्ड एनारोबिकली। अब याद कीजिए, हमने शुरू में ही किसी वीडियो के अंदर हमने डिटेल में पढ़ा था कि कौन कौन से हमारे पास टाइप ऑफ फीड्स हैं। उसके अंदर हमने सिलेज के बारे में पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो। अब इसके बाद एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। इन्हें हम लोग एनारोबिक कंडीशंस में बताते हैं विद लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ठीक है,
आगे चलते हैं। अब इसमें हमने कुछ डिजीजेस बताई हैं, उनके सिम्टम्स और उनका प्रिवेंशन। जैसे पीछे हमने गोट्स के लिए किया था ना, बकरियों के लिए, अब हम कैटल के लिए बात करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले फुट एंड माउथ डिजीज होती है इसकी। फुट एंड माउथ डिजीज के सिम्टम्स है माउथ अल्सर्स, लेमनेस और फीवर। ये आराम से आलस से पड़े रहेंगी, एक्टिव नहीं होंगी, मुंह में छाले हो जाएंगे, बुखार हो जाएगा। इसका वैक्सीनेशन दिया जाता है, एंटीसेप्टिक माउथ वॉश किया जाता है और रेस्ट कराया जाता है। जब तबीयत खराब है, फीवर है, तो रेस्ट तो ऑटोमेटिकली ज़रूरी हो जाता है। हेमोरेजिक सेप्टिसेमिया, इसके अंदर हाई फीवर होता है, एचएसबी कहते हैं इसको शॉर्ट में। हेमोरेजिक हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया, हाई फीवर होगा, स्वेलिंग ऑफ नेक और सडन डेथ भी हो जाती है। इसकी वैक्सीन रहेगी और एंटीबायोटिक्स रहेंगी। मास्टिटिस, मास्टिटिस हमारे पास बकरियों में भी थी। स्वोलन अडर हो जाता है और क्लॉटेड मिल्क होता है इसमें। अगर आप लोगों को अडर नहीं पता, मेरे को अभी लग रहा था शायद आप लोग इस टर्म से अवेयर ना हो, जो आपके कैटल के या फिर जो मिल्चिंग ब्रीड्स है ना, इवन भैंस है या बकरियां हैं, तो उनके जो मेमरी ग्लैंड्स है उसे अडर कहते हैं। ओके, इसका ट्रीटमेंट क्या है? इंटरमेमरी एंटीबायोटिक्स दिए जाएंगे, हॉट फर्मेंटेशन दिया जाएगा और अडर हाइजीन का ध्यान रखा जाएगा। ब्रुसेलोसिस, ब्रुसोलिसिस में इनका अबॉर्शन हो जाता है या फिर इनके अंदर इनफर्टिलिटी आने लगती है। इसका कोई क्योर नहीं है, सिर्फ वैक्सीनेशन और कलिंग दो ही इसके कंट्रोल हैं। वैक्सीनेशन और कलिंग करनी पड़ेगी इनकी रेगुलरली, तो इसका कंट्रोल रहेगा। निमोनिया में कफिंग रहेगी, नेजल डिस्चार्ज रहेगा, एंटीबायोटिक्स दी जाएंगी, वार्म हाउसिंग की जाएगी और स्ट्रेस अवॉइड किया जाएगा। थिलेरियोसिस, थिलेरियोसिस में हाई फीवर होगा, स्वॉलन लिम्फ नोड्स हो जाएंगे। इसका ट्रीटमेंट क्या है? बुपरवाक्योन के इंजेक्शन दिए जाते हैं इसके अंदर और टिक के कंट्रोल किए जाते हैं। बुपरवाक्योन एक इनकी मेडिसिन आती है जो टिक कंट्रोल के लिए होती है, इंजेक्शन दिया जाता है इसका कैटल्स को। फुट रॉट होता है, फुट रॉट के अंदर हूफ डीके होने लगेगा, फाउल स्मेल आने लगेगी। इसके अंदर फुट बाथ दिया जाता है 5% जिंक सल्फेट के साथ और फ्लोरिंग को ड्राई रखा जाता है। ये इनकी कुछ कॉमन डिजीजेस, उनके सिम्टम्स और उनका ट्रीटमेंट या फिर प्रिवेंशन है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, द प्राइमरी पर्पस ऑफ फीडिंग मिनरल मिक्सचर्स टू लाइव स्टॉक। मिनरल्स हम लोग क्यों देते हैं अपने लाइव स्टॉक को? जो बेसिक खाना है वो तो दिया ही जाता है, बट मिनरल्स भी दिए जाते हैं। हम लोग मिनरल्स क्यों लेते हैं? ताकि जो हमारी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो। इनके लिए देखते हैं, इंक्रीज फीड वॉल्यूम, इंप्रूव टेस्ट, मीट माइक्रो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट। तो आंसर हो जाएगा यहीं पे आपका मीट माइक्रो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट। तो हम लोग इसलिए मिनरल्स देते हैं ताकि माइक्रोन्यूट्रिएंट की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो पाए, क्योंकि वो तो मिनरल से ही होगी ना, है ना। इट प्रिवेंट्स डेफिशिएंसी डिजीज एंड इंप्रूव्स प्रोडक्टिविटी। एक बार फिर से थोड़ा हम इनके फीड के टाइप के बारे में डिस्कस करते हैं, किस किस तरह का फीड इनको दिया जाता है। ग्रीन फॉडर होता है। ग्रीन फॉडर में क्या होता है? फ्रेश और हाई मॉइस्चर फीड है। ड्राई फॉडर, ड्राइड प्लांट रेसिड्यूज होते हैं। जो कंसंट्रेट्स होते हैं उसमें लो फाइबर और हाई न्यूट्रिशन फीड्स दिया जाता है। सिलेज में फर्मेंटेड हाई एनर्जी फॉडर होता है। हे की बात करें तो सन ड्राइड फॉडर होता है। मिनरल मिक्सचर में हम मिनरल के सप्लीमेंट्स देते हैं। बाकी सप्लीमेंट्स में कुछ वैल्यू एडेड न्यूट्रिएंट्स होते हैं। यूएमएमबी हमारा यूरिया मोलासिस मिनरल ब्लॉक होता है। क्यों दिया जाता है और इसके एग्जांपल्स, ग्रीन फॉडर में आते हैं मेज, सोरगम, बरसीम और नेपियर। बरसीम हमने क्या पढ़ा था? बरसीम हम लोगों ने पढ़ा था जो जो किंग ऑफ द फूड होता है इनके लिए, जो किंग ऑफ द फॉडर था कैटल्स के लिए, वो हम लोगों ने बरसीम पढ़ा था। और याद करिए हमने क्वीन किसे बोला था? क्वीन हम लोगों ने अल्फा अल्फा का बोला था, याद आया कुछ? अल्फा अल्फा वाज द क्वीन ऑफ द फूड या फिर क्वीन ऑफ द फॉडर, और जो बरसीम था, बरसीम वाज द किंग ऑफ द फॉडर। आई होप आप लोगों को याद आ रहा होगा कुछ हम लोगों ने क्या पढ़ा था पीछे की स्लाइड्स में। चलिए, जो ग्रीन फॉडर का पर्पस है एनर्जी और विटामिन और डाइजेशन को इंप्रूव करता है। क्लियर? जो ड्राई फॉडर है, व्हीट स्ट्रॉ होता है, पैडी स्ट्रॉ होता है इसके अंदर, फाइबर देने के लिए होता है और जो रूमन है उसका फंक्शन प्रॉपरली मेंटेन रहता है। जो कंसंट्रेट्स होते हैं जैसे ऑयल केक, मेज ब्रान, सोयाबीन मील, ये इनके कंसंट्रेट्स होते हैं। बूस्ट मिल्क ग्रोथ एंड प्रेगनेंसी नीड्स। सिलेज, सिलेज हमने अभी देखा था, पीछे क्वेश्चन भी आया था। मेज सिलेज होता है, सॉर्गम सिलेज होता है। इसमें ये लीन सीजन का फीड होता है, हाईली डाइजेस्टिबल होता है। खास चीज ये कि हाईली डाइजेस्टिबल है, लीन सीजन,
लीन सीजन जब आते हैं तब दिया जाता है। हे की बात करें तो ल्यूसर्ने का हे होता है, ओट हे होता है, इनकी लॉन्ग शेल्फ लाइफ होती है, न्यूट्रिएंट्स बहुत सारे होते हैं। मिनरल सप्लीमेंट्स में हम लोग कैल्शियम और फास्फोरस का मिक्स देते हैं, ट्रेस मिनरल्स दिए जाते हैं ताकि डेफिशिएंसी अगर कोई है तो वो खत्म होगी, फर्टिलिटी इंप्रूव होगी। सप्लीमेंट्स में विटामिन और प्रोबायोटिक्स दिए जाते हैं, गट हेल्थ का ध्यान रखते हैं, इम्यूनिटी का ध्यान रखते हैं। यूएमएमबी में हमने देखा था यूरिया और मोलेसिस के ब्लॉक है वही दिया जाता है। लो क्वालिटी फॉडर अगर कुछ होता है तो उसका डायजेशन इंप्रूव हो जाता है। ये इनके तरह तरह के फीड टाइप, उनकी डेफिनेशन, उनके एग्जाम्पल और पर्पस है। यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ये पूरी टेबल आप लोगों को करनी होगी। आगे चलते हैं। ब्रॉड ब्रीड्स ऑफ इंडियन कैटल आर कैरेक्टराइज्ड बाय। इंडियन कैटल के ब्रॉड ब्रीड्स की हम लोग बात करें तो ब्रॉड ब्रीड होती है जो हमारी जैसे बैल होते हैं वो, है ना, जो इस तरह का काम करते हैं, फील्ड वर्क का काम करते हैं। ये बैलगाड़ियाँ होती है जैसे, तो वो गाड़ी खींचते हैं, तो वो उन तो ये इन ब्रीड्स का मेन काम होता है। ऑप्शन देखते हैं। हाई मिल्क फैट, नहीं, हमने तो काम ही बताया है अभी क्या होता है। हाई बॉडी एंड स्लो ग्रोथ, इससे उसको कुछ लेना नहीं है। स्ट्रॉन्ग लेग्स एंड कॉम्पैक्ट बॉडी, ये इनका काम, ये इनका फीचर है, क्योंकि इनका काम ही कुछ इस तरह का है। हाई रिप्रोडक्टिव रेट, वो भी ऐसा नहीं है। और हाई कंसंट्रेट रिक्वायरमेंट, ये भी कुछ उनके लिए नहीं है। तो इनके स्ट्रॉन्ग लेग्स होते हैं क्योंकि तभी वो फोर्स लगा के बैलगाड़ी मतलब गाड़ी को या फिर किसी भी चीज को पुल कर पाएंगे। करेक्ट आंसर इज सी ना। दे आर अडेप्टेड फॉर फील्ड वर्क एंड लोड पुलिंग, एग्जाम्पल अमृत महर और हलीकर। तो कुछ ब्रॉड ब्रीड्स जानते हैं इंडिया में कौन सी है, कहां पर है। जैसे सबसे पहली है अमृत महल। अमृत महल कर्नाटका की ब्रॉड ब्रीड है, बहुत फास्ट होता है, एक्सीलेंट फॉर प्लगिंग एंड ट्रांसपोर्ट और कॉम्पैक्ट बॉडी। हलीकर, ये भी कर्नाटका की है, हाई स्टेमिना, इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर इन सदर्न इंडिया। खिलाड़ी की बात करें, महाराष्ट्र की ब्रीड है, स्पीडी है, एजाइल है, स्ट्रॉन्ग फॉर कार्टिंग एंड लाइट प्लगिंग। बारगुर की बात करें, तमिलनाडु की ब्रीड है, एग्रेसिव है, श्योर फुटेड है, गुड फॉर हिली टेरेन वर्क। कनागयम की बात करें, तमिलनाडु की ब्रीड है, स्ट्रॉन्ग मस्कुलर बॉडी, गुड रॉड बुलक्स। मालवी या मलावी की बात करें, एमपी और राजस्थान की ब्रीड है, ये हार्डी ब्रीड होती है, आइडियल फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। ये हमारे पास कुछ फेमस या कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट ड्रॉट ब्रीड्स हैं हमारे इंडियन कैटल की, ये उनके नाम हैं, वो किस रीजन के हैं और उनके क्या की फीचर्स हैं। आगे चलते हैं। अगले सवाल में हमसे पूछता है विच लाइफ स्टॉक स्पीशीज हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया। कैटल, शीप, गोट्स, बफेलो, पिग्स। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इंडिया में किसकी है, हमने बिल्कुल शुरू में कहीं पे पढ़ा था इस चीज को अपने वीडियो में। आंसर ए इज कैटल। एज पर लाइफ स्टॉक सेंसस कैटल की पॉपुलेशन लार्जेस्ट है। देखते हैं हमारे पास शीप की कुछ ब्रीड्स के बारे में जानते हैं, क्योंकि शीप पर कोई क्वेश्चन नहीं बना अभी तक हमारे 15 क्वेश्चंस में। शीप की बात करें तो 10 मेन ब्रीड्स हैं हमारे पास। मारवाड़ी, नाली, गद्दी, चोकला, रामपुर बुशहर, पतनावाड़ी, डकानी, बेलारी, मलपुरा और मंड्या। मारवाड़ी नाम से पता चल रहा है राजस्थान की है। वूल का जो ऑब्वियसली जो प्राइमरी फंक्शन है वो क्या है, वूल, सॉरी, जो शीप का प्राइमरी काम है क्या है, वूल देना, दूसरा मीट देना। तो दो तरह की हो गई, वूल और मीट। तो कारपेट वूल आती है मारवाड़ी से, है ना। नली की बात करें तो सुपीरियर, तो मतलब सुपीरियर क्वालिटी की कारपेट वूल आती है। गद्दी की बात करें फाइन वूल होती है एंड इट इज वन ऑफ द बेस्ट फाइन वूल ब्रीड्स। चोकला की बात करें ये भी कारपेट वूल देती है, प्रोड्यूसेस हाई क्वालिटी कारपेट वूल। रामपुर बुशहर की बात करें फाइन वूल देगी, टॉप फाइन वूल ब्रीड फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि हिमाचल प्रदेश की टॉप फाइन वूल ब्रीड कौन सी है, आंसर विल बी रामपुर बुशहर। जो जो पटनबड़ी है इसे कैठियावाड़ी भी बोलते हैं। वूल के साथ साथ ये थोड़ा मिल्क भी देती है, डुअल पर्पस ब्रीड है, वूल प्लस मिल्क। डेकानी की बात करें महाराष्ट्र की है, मीट के लिए है। बेलारी कर्नाटका की मीट के लिए है। मालपुरा राजस्थान की है मीट के लिए। और मांड्या या फिर इसे बन्नूर भी बोलते हैं, कर्नाटका की मीट के लिए है। तो डेकानी जो है इंपॉर्टेंट मीट ब्रीड है महाराष्ट्र की। बेलारी साउथ इंडिया की मीट ब्रीड है। मलपुरा जो है लीडिंग मीट ब्रीड है राजस्थान की। और मंड्या फेमस मटन ब्रीड है कर्नाटका की। क्लियर। ये हमारे पास शीप की कुछ ब्रीड है जो यूज होती हैं वूल के लिए या मीट के लिए। और जो पटनबड़ी है वो अलग से स्पेशल है क्योंकि ये मिल्क भी प्रोवाइड करेगी आपको। क्लियर। आगे चलते हैं।
द टर्म स्टीमिंग अप इन ड्राई कैटल रेफर्स टू, ड्राई कैटल के केस, सॉरी डेयरी कैटल के केस में स्टीमिंग अप क्या होता है? तो स्टीमिंग अप के अंदर क्या होता है कि जब प्रेगनेंसी का टाइम होता है ना कैटल का, मतलब जब वो प्रेग्नेंट होती है तो उसमें जब लेट प्रेगनेंसी का टाइम होगा, जैसे ह्यूमन बॉडी से अगर आप कंपेयर करें तो 7 8 9 मंथ्स का जो टाइम होता है, तो लेट प्रेगनेंसी के टाइम में जब बेबी एक्चुअली में बड़ा हो जाता है, उसे ज़्यादा सप्लीमेंट्स की नीड होती है, मतलब उसको ज़्यादा भूख लगेगी ना, तो वो न्यूट्रिशन लेगा कहाँ से? न्यूट्रिशन तो मदर से लेता है। तो सेम वे जब लेट प्रेगनेंसी होती है तब कैटल को भी, या डेयरी कैटल की हम लोग बात कर रहे हैं, कैटल को भी एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन देना होता है, सप्लीमेंट्स देने होते हैं, तो वो हम लोग स्टीमिंग अप कहते हैं। ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है हमारे पास। इंक्रीजिंग एक्सरसाइज बिफोर काविंग, सप्लीमेंटल एडिशनल कंसंट्रेट ड्यूरिंग लेट प्रेगनेंसी, ये रहा राइट ऑप्शन आपका, सप्लीमेंटिंग एडिशनल कंसंट्रेट ड्यूरिंग लेट प्रेगनेंसी। इंक्रीजिंग वाटर इनटेक नहीं, रिड्यूसिंग फीड बिफोर काविंग नहीं, इंट्रोड्यूसिंग काफ स्टार्टर फीड नहीं। स्टीमिंग अप होता है सप्लीमेंटिंग एडिशनल कंसंट्रेट ड्यूरिंग लेट प्रेगनेंसी। ठीक है, आंसर इज बी, एक्स्ट्रा कंसंट्रेट फीड इज द लास्ट 6 to 8 weeks ऑफ प्रेगनेंसी टू इंप्रूव मिल्क ईड एंड काफ हेल्थ। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर बार आता है एनिमल हस्बेंड्री का, कि इनकी स्पेस रिक्वायरमेंट क्या है। कैटल की और बफेलो की हम लोग बात कर रहे हैं, इनकी अलग अलग स्टेज, काफ, ग्रोइंग, एडल्ट, प्रेग्नेंट और ब्रीडिंग बुल। ठीक है, 5 अलग अलग टाइम पे हम देखते हैं इन्हें ओपन एरिया कितना चाहिए और कवर्ड स्पेस कितना चाहिए होता है। जैसे काफ की बात करें तो 15 से 20 स्क्वायर फीट कवर्ड स्पेस, 25 से 30 स्क्वायर फीट इनका ओपन एरिया, स्मॉल ड्राई वेट बेडेड पेन्स चाहिए होते हैं। ग्रोइंग की बात करें तो 6 महीने से 4 साल का होता है, सॉरी 2 साल का होता है, 20 से 25 स्क्वायर फीट का इनका कवर्ड स्पेस, 40 से 50 स्क्वायर फीट का ओपन यार्ड, मोर स्पेस फॉर मूवमेंट एंड ग्रोथ। एडल्ट काउ 40 और 80 हो गया स्टैंडर्ड एडल्ट डेयरी हाउसिंग के लिए। जो प्रेग्नेंट काउ होती है उसके लास्ट के 2 महीने में 45 से 50 स्क्वायर फीट का एरिया चाहिए होता है, और 80 से 90 स्क्वायर फीट का ओपन यार्ड चाहिए होता है। एक्स्ट्रा कंफर्ट चाहिए होता है, सेफ्टी की ज़्यादा नीड होती है। जो ब्रीडिंग बुल है उसे 120 स्क्वायर फीट का कवर एरिया, 200 स्क्वायर फीट का ओपन यार्ड और स्ट्रॉन्ग फेंसिंग चाहिए होती है। इसका आइसोलेशन ज़रूरी होता है क्योंकि काफ़ी पावरफुल हो जाता है। बफेलो के केस में बात करें तो काफ को हमारे पास 20 और 40 चाहिए होता है। ठीक है, ग्रोइंग के केस में 25 और 50 है कवर्ड और ओपन यार्ड एरिया। एडल्ट बफेलो 45, 50 और 80 से 100। प्रेग्नेंट बफेलो 50 और 100। ब्रीडिंग बुल की बात करें तो 80 से 100 यहाँ पे और 150 यहाँ पे। एंड अगेन ब्रीडिंग बुल को हम लोग सेपरेटली रखेंगे। क्लियर, ये आपको रिवाइज करिएगा, ये आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which of the following is a high yielding buffalo breed known for its jet black coat and sickle shaped horn? ये मैंने बताया था, हॉर्न जैसे इसके मतलब सिकल शेप के इसके हॉर्न्स होते हैं, और ये बहुत फेमस हमारी ब्रीड होती है। सुरती, बदावरी, जाफराबादी, मुर्रा या नागपुरी? द आंसर इज मुर्रा। मुर्रा का ये स्पेशल फीचर है, ये स्पेशल फीचर एज इट इज एग्जाम में पूछा जाता है। आंसर इज ऑप्शन डी मुर्रा। मुर्रा इज इंडियाज मोस्ट प्रोडक्टिव बफेलो ब्रीड विद डिस्टिंक्ट ब्लैक कलर एंड कर्ड हॉर्न्स। आगे चलते हैं, कुछ हमारे पास बीमारियां देखते हैं हम लोग इनकी। ठीक है, उनके सिम्टम्स देखते हैं और ट्रीटमेंट देखते हैं। बीमारियों में क्या है, मिल्क फीवर होता है। मिल्क फीवर अगर होगा तो क्या होता है, ट्रेम्बलिंग, इनेबिलिटी टू स्टैंड, कोल्ड ईयर्स और रिड्यूस्ड मिल्क। इसमें क्या होगा, 4 कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट दिया जाता है। ओके, इट इज प्रिवेंट विद बैलेंस कैल्शियम एंड पोटेशियम रेशियो एंड मिनरल फिक्सचर। कीटोसिस होती है तो इसमें इनकी भूख कम हो जाती है, स्वीट या फिर एसीटोन स्मेल आती है, और ड्रॉप इन मिल्क यील्ड। तो ऐसे में आप इन्हें ग्लूकोज देंगे, प्रोपाइन ग्लाइकोल देंगे। अवॉइड हाई फैट डाइट्स, एंश्योर एनफ एनर्जी पोस्ट कार्विंग। ब्लोटिंग होती है तो स्वॉलन लेफ्ट एब्डोमन होता है, डिस्कम्फर्ट होता है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है, तो ऐसे में स्टोमक ट्यूब डाली जाती है। एंटीफोमिंग एजेंट दिए जाते हैं जैसे टर्पेंटाइल या फिर वेजिटेटिव ऑयल। हाई सडन लेग्यूम फीडिंग को अवॉइड किया जाता है। एनाप्लाज्मोसिस हुआ तो उसमें हाई फीवर होगा, एनीमिया होगा, येलो म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती हैं। ये इसका ट्रीटमेंट है आपका। आईबीआर होता है इन्फेक्शियस बोवीन राइनोट्रैकियाटिस, इसके अंदर फीवर होता है, नेजल डिस्चार्ज होता है, कंजक्टिवाइटिस होता है। इसका कोई क्योर नहीं है, सिर्फ आईबीआर वैक्सीन है,
और इन्फेक्टेड एनिमल को आइसोलेट कर दिया जाता है। तो आईबीआर अगर होता है आपके कैटल को, इन्फेक्टियस बोवाइन राइनोट्रैकेइटिस, तो उसमें सिर्फ आईबीआर वैक्सीन दी जाती है। लेप्टोस क्या बोलेंगे, लेप्टोस्पाइरोसिस, फीवर होगा, ब्लडी यूरिन होगी, अबॉर्शन हो जाता है इसमें, और जॉन्डिस होता है। इसके अंदर एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, वैक्सीनेशन किया जाता है। एंटीबायोटिक कौन सी दी जाती है? ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन। लेप्टोस्पाइरोसिस में ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन दी जाती है। एंथ्रेक्स में सडन डेथ होती है, ब्लड ओजिंग आउट फ्रॉम ओपनिंग्स, डू नॉट ओपन कैराकस। अगर डेथ हो गई तो उसको ओपन मत करना। वैक्सीनेशन किया जाता है और इमिडिएटली रिपोर्ट किया जाता है, और जो बॉडी होगी उसे बर्न कर दिया जाता है या फिर डीपली उसको मतलब बरी कर दिया जाता है। क्लियर? ये कुछ बीमारियां हैं, इनकी सिम्टम्स हैं, पता होने चाहिए हमें, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। आगे चलते हैं। द मेन द मेन पर्पस ऑफ यूरिया मोलासिस मिनरल ब्लॉक्स, यूएमएमबी। यूएमएमबी हमने पीछे पढ़ा था, क्या काम था यूएमएमबी का? कि ये यूरिया और उसका जो होता है आपका, है ना, मोलासिस का इकट्ठा करके दे दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? इंक्रीज फाइबर कंटेंट, प्रोवाइड कंट्रोल्ड रिलीज ऑफ नाइट्रोजन एंड मिनरल्स। जब ब्लॉक्स आप दे रहे हो तो आप इसीलिए दे रहे हो ना, कि उन्हें मिनरल्स मिल जाए, नाइट्रोजन मिल जाए, वरना यूरिया देने का क्या मतलब है? रिप्लेस ऑल कंसंट्रेट फीड्स, improve reproductive efficiency या reduce water treatment? Answer is option B. UMMB provides slow release nitrogen, energy and minerals, improving digestibility of roughages. तो इसलिए UMMB दिए जाते हैं। अब जरा थोड़ा फीड के बारे में बात करें कि कब क्या दिया जाता है। वैक्सीनेशन देखते हैं अगली स्लाइड में। पहले हम वैक्सीनेशन की बात करें तो जब हमारा बच्चा छोटा होता है, गाय का या भैंस का, 3 महीने के केस में कोई रूटीन वैक्सीन नहीं है। बर्थ से लेकर 3 मंथ तक कोई भी रूटीन वैक्सीनेशन नहीं है इनके लिए, है ना। बट कुछ जगह एंटोरोटॉक्सिमिया दिया जाता है जो हाई रिस्क एरियाज होते हैं। जब बच्चा 4 महीने का हो रहा था तो एफएमडी की पहली डोज, ब्रूसेलोसिस और आईबीआर। आईबीआर ऑप्शनल होता है एंडेमिक एरियाज के लिए, ब्रूसेलोसिस खाली फीमेल काफ्स को दिया जाता है, एफएमडी की पहली डोज तो दी ही दी जाती है। ब्रूसेलोसिस S19 जो है वो कभी प्रेग्नेंट एनिमल्स को नहीं दिया जाएगा। 6 मंथ्स का होता है तो एचएस की पहली डोज दी जाती है, बीक्यू की पहली डोज दी जाती है और एंथ्रेक्स की पहली डोज दी जाती है। एचएस होता है हेमोराजिक सेप्टिसेमिया, हमने पीछे पढ़ा था, ठीक है। बीक्यू होता है ब्लैक क्वार्टर डिजीज या फिर ब्लैक लेग भी इसे बोलते हैं, और ये मॉनसून से पहले देना होता है हमेशा, मॉनसून में नहीं दिया जाएगा। एनुअल वैक्सीन में एचएस होता है, बीक्यू, एंथ्रेक्स, आईबीआर, एंट्रोटॉक्सिमिया और लेप्टोस्पाइरोसिस, ये दिया जाता है। वंस अ ईयर दिया जाएगा और प्रेफरेबली सेम सीजन में। बाई एनुअल वैक्सीन होती है जो एफएमडी है, ये हर 6 महीने में दी जाती है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल डिजीज कंट्रोल वैक्सीन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल डिजीज कंट्रोल वैक्सीन, तो इसलिए एफएमडी बीमारी भी आपके लिए जरूरी है, फुल फॉर्म भी जरूरी है, और इसके वैक्सीनेशन की फ्रीक्वेंसी भी आपके लिए जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फुट रॉट इन शीप इज मेनली कॉज बाय विच टाइप ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन? तो ये पहला क्वेश्चन आया है शीप के ऊपर, बट एग्जाम में शीप पर भी आ सकता है। यूजुअली काउ और बफेलो पर आता है, उसके अलावा गोट पर आता है, इसीलिए मेरा वीडियो पे उन पे फोकस ज्यादा था। बट क्योंकि शीप आपके सिलेबस का पार्ट है तो इंपॉर्टेंट चीजें तो कवर करनी होंगी। फुट रॉट कब होता है? एक्सट्रीमली ड्राई वेदर, वेट एंड मडी फ्लोर्स, हाई एल्टीट्यूड ग्रेजिंग, एक्सेस ग्रेन फीडिंग या हॉट एंड ह्यूमिड विंड्स। इसको हम लोग बार बार देख रहे हैं, हमने ये बकरियों में भी देखा था, काओ में भी देखा था। फुट रॉट के सिम्टम्स में होता है कि हमें उनके फ्लोर को ड्राई रखना है। तो जो वेट एंड मडी फ्लोर्स होते हैं वहां पे फुट रॉट कॉमन है। वेट मडी फ्लोरिंग प्रमोट्स बैक्टीरियल ग्रोथ लीडिंग टू फुट रॉट इन शीप, कीपिंग द पेन ड्राई प्रिवेंट दिस डिसीज। और ये शीप में ही नहीं, गोट में भी है, काउस में भी है, बफेलोज में भी है। शीप के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। ये शीप की हमारी अलग अलग बीमारियां हैं। फुट रॉट, एंट्रोटॉक्सिमिया, ये ओवर ईटिंग डिजीज होती है। पीपीआर, ये पेस्टिस डिस्पेटिस रूमिनेंट्स होते हैं। ये बीमारियां काफी हद तक बकरियों से सिमिलर है। जैसे काव का और बफेलो का काफी सिमिलर होता है, वैसे ही गोट का और शीप का काफी सिमिलर होता है। फिर इसके अलावा शीप पॉक्स है, ब्लू टंग, निमोनिया, मास्टिटिस, इंटरनल पैरासाइट्स, एक्सटर्नल पैरासाइट्स और ऑर्फ, ठीक है। फुट रॉट की अगर बात, लेमनेस होती है, फाउल स्मेल आती है, हुफ डीके होने लगता है। एंटोटॉक्सिमिया में सडन डेथ होती है, डायरिया होता है, ब्लोटिंग होती है।
पीपीआर में फीवर्स होंगे, अल्सर्स, डायरिया, हाई मोर्टेलिटी। शीप पॉक्स में स्किन लेजियंस होते हैं, फीवर होते हैं। ब्लू टंग के केस में स्वॉलन फेस, ब्लू टंग, अल्सर्स। ब्लू टंग एक इंपॉर्टेंट डिजीज है। ओके, इसमें सपोर्टिव केयर की जाती है और इंसेक्ट कंट्रोल किया जाता है। ये इंसेक्ट है जो इस बीमारी को फैलाता है। ठीक है, कुलिकोइडाइज मिजस या कुलिकोइडस मिजस। प्रोनाउंसिएशन की थोड़ी सी मेरे को दिक्कत है क्योंकि मेरी टर्मिनोलॉजीज नहीं है, तो वो आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा। प्लीज थोड़ा सा बेयर कीजिएगा प्रोनाउंसिएशन इश्यूज को। निमोनिया के रेगुलर सिम्टम्स है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। मस्टिटिस मस्टिटिस एक इंपॉर्टेंट होती है सबके लिए। इसके अंदर लैक्टेटिंग ईव्स में ज़्यादा होती है और इंटरमेमरी एंटीबायोटिक्स इसमें दिए जाते हैं। शीप के अंदर भी अडर में मतलब सूज जाते हैं, पेनफुल होता है, क्लॉट्स होते हैं मिल्क में। काउ और बफेलो के लिए भी यही था, गोट के लिए भी यही था। तो ये कॉमन डिजीज है हमारे लाइव स्टॉक के लिए। ठीक है, इंटरमेमरी एंटीबायोटिक्स दिए जाएंगे इसके अंदर। इंटरनल पैरासाइट्स में वेट लॉस होगा, एक्सटर्नल पैरासाइट्स में स्क्रैचिंग या स्किन डैमेज होता है। इंटरनल पैरासाइट्स में डिवॉर्मिंग किया जाता है और इसमें आइवरमेक्टिन दिया जाता है। आइवरमेक्टिन काफ़ी कॉमन है, आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा, अगर डॉग्स वगैरह भी होंगे तो आपने देखा होगा कि दिया जाता है। और ये हमारे माउथ सोर्स और स्क्रैप्स हो जाते हैं लिप्स पे, कोई स्पेसिफिक क्योर नहीं है इसका। और ये जूनोटिक होता है, ह्यूमंस के अंदर भी फैल सकता है। क्लियर, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का। विच गोट ब्रीड ऑफ इंडिया इज नोन फॉर हाई प्रोलिफेंसी, मतलब इनमें ट्विंस और ट्रिपलेट्स बहुत ज्यादा होते हैं और एक्सीलेंट मीट क्वालिटी होती है। तो ये कौन सी गोट ब्रीड की ऐसी बात हो रही है? जमुनापुरी, बर्बरी, ब्लैक बंगाल, बीतल या फिर सिरोही? आंसर इज ऑप्शन सी, ब्लैक बंगाल। जो ब्लैक बंगाल गोट्स होती हैं, दे आर हाईली प्रोलिफिक एंड फेमस फॉर सुपीरियर मीट क्वालिटी एंड स्किन। अब जरा हम लोग इसके अंदर देखते हैं, हमने जैसे स्पेसिंग पढ़ी थी पीछे काओ के लिए और बफेलो के लिए, सॉरी कैटल और बफेलो के लिए, गोट और शीप का हम लोग साथ साथ पढ़ते हैं। ठीक है, आखिरी स्लाइड है हमारी इस वीडियो की, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, मैंने इसी में गोट को शीप को कवर करने की कोशिश करी। 5 स्टेजेस हैं इनकी: यंग वंस, ग्रोइंग, एडल्ट फीमेल, प्रेग्नेंट फीमेल और ब्रीडिंग मेल। यंग वन की बात करें तो गोट को 4 और 8 चाहिए कवर्ड और इसमें ओपन में, शीप को 6 और 12। ग्रोइंग के लिए यहाँ पे 6 और 12 हो जाएगा गोट के केस में, शीप के केस में 8 और 16। शीप को ज्यादा बड़ा एरिया चाहिए होता है क्योंकि उनका साइज ज्यादा बड़ा होता है गोट के कंपैरेटिवली। एडल्ट फीमेल गोट को 10 और 20 चाहिए, शीप को 12 और 24। प्रेग्नेंट फीमेल 12 से 20-25 तक और यहाँ पे 15 से 25। ब्रीडिंग मेल 15 से 25-30 तक और शीप के केस में 20 से 30। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। ये हमारे पास है कि इनके स्पेसिंग रिक्वायरमेंट क्या है डिफरेंट डिफरेंट स्टेज की। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, 3-4 स्टेटमेंट देके उसमें से भी पूछ सकता है कि कौन सा सही है या फिर कौन सा गलत है। आई होप इस वीडियो से आप लोगों को कुछ फायदा मिलेगा आपके एग्जाम में। नाबार्ड का प्री और मेंस दोनों एग्जाम आने वाले हैं, अच्छे से आप लोग तैयारी कीजिए। अगर आप लोगों के कंटेंट अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक करके प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई इशू है, कुछ फीडबैक देना चाहते हैं मैं और कैसे इंप्रूव करूं, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट में या फिर टेलीग्राम के थ्रू आप मेरे को बताइएगा। टेलीग्राम हैंडल मेरा काफ़ी एक्टिव रहता है @विश्वास क्लासेस। आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे विश्वास क्लासेस से तो RBI एंड नाबार्ड नाम से मेरा चैनल है, आप लोग मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।